नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इतिहास विभाग में डॉक्टर आसिफ हुसैन द्वारा आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व का सिद्धांत, अलाउद्दीन खिलजी की राजत्व के प्रति नीति, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के काल में बहुत से विद्रोह हुए थे। इनका क्रम इस प्रकार से है। सबसे पहले नवीन मुसलमानों का विद्रोह, अकत खां का विद्रोह, अवध के सूबेदार मंगू खां एवं बदायूं के सूबेदार मलिक उमर का विद्रोह मुख्य है। 1308 ईस्वी में हाजी मौला का विद्रोह भी हुआ था। अकत खां अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था। हाजी मौला पुराने कोतवाल फखरुद्दीन का सेवक था। पहला विद्रोह उन मंगोलों का था जो जलालुद्दीन खिलजी के समय इस्लाम में परिवर्तित हुए एवं नवीन मुसलमान कहलाए। इन नवीन मुसलमानों ने 1299 ईस्वी में गुजरात से नुसरत खां के नेतृत्व में लौट रही अलाउद्दीन की सेना में अचानक विद्रोह कर दिया तथा अलाउद्दीन के एक भतीजे तथा नुसरत खां के भाई को मार दिया था। नुसरत खां ने विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया। जियाउद्दीन बर्नी तथा इसामी ने इन्हें लिखा है कि अलाउद्दीन ने एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्ल करवाया था। विद्रोहों के दमन हेतु 4 अध्यादेश लागू किए गए थे। पहला, अमीरों की संपत्ति, धार्मिक एवं भूमि अनुदान जब्त करना, गुप्तचर प्रणाली का गठन करना तथा दिल्ली में मद्य निषेध करना तथा चौथा, अमीरों में के आपसी मेल मिलाप और उत्सवों पर रोक एवं आपसी विवाहों से पूर्व सुल्तान से अनुमति लेना जरूरी था। अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत। अलाउद्दीन ने हड़पे हुए राजत्व को जनता की दृष्टि में उचित सिद्ध करने के लिए राजत्व के सिद्धांत को पुनः निर्मित किया। अलाउद्दीन ने अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों जलालुद्दीन और केकुबात के समान मानवीय प्रवृत्तियों पर आधारित राजत्व का समर्थक नहीं था। वह अपने कार्यों के लिए धार्मिक स्वीकृति प्राप्त करने का आकांक्षी भी नहीं था। अलाउद्दीन देवी शक्ति पर आधारित राजत्व में विश्वास नहीं करता था, बल्कि वह ऐसे राजत्व में विश्वास करता था जो स्वयं अपने अस्तित्व द्वारा अपना औचित्य सिद्ध कर सके। अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो ने ईश्वरीय गुणों से समानता देकर अलाउद्दीन के पद को पवित्र तथा दिव्य बना दिया। अलाउद्दीन का राजत्व शरीयत के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था और न इसमें इस्लामी सिद्धांतों का सहारा लिया गया था। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से पृथक किया था। उसने अलाउद खलीफा को मान्यता दी एवं यामिन उल खलीफा नासिर अमीर उल मोमिनीन अर्थात खलीफा का नायब की उपाधि धारण की थी, किंतु प्रशासन में खलीफा के हस्तक्षेप को उसने स्वीकार नहीं किया और न ही खलीफा से कभी अधिकार पत्र के लिए आवेदन किया। अलाउद्दीन द्वारा स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित करने का उद्देश्य खलीफा को सम्मान देना नहीं, अपितु सैद्धांतिक रूप से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना था। अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। वह उलेमा वर्ग की सलाह नहीं लेता था तथा अपने स्वविवेक से राज्य हित में निर्णय लेता था। उसने बयाना के काजी मुगिसुद्दीन को कहा कि यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और न ही मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ। मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर होते हैं और परिस्थिति देखते हुए तर्कसंगत दिखाई देते हैं।
मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में उनकी अनुमति है या नहीं। मैं नहीं जानता कि न्याय के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। अलाउद्दीन ने स्वयं को जिल्ले इलाही घोषित किया था। अलाउद्दीन ने कहा था कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता है। किंगशिप नोज नो किनशिप। अलाउद्दीन सुल्तान को कानून से ऊपर मानता था। उसके अनुसार सुल्तान के शब्द ही कानून है। खिलजी वंश के किसी सुल्तान ने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति नहीं ली। अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन ने व्यापारियों पर नियंत्रण व बाजार सुधार के लिए दीवाने रियासत नामक नवीन विभाग की स्थापना की थी। बरीद ए मुमालिक नामक अधिकारी के अधीन गुप्तचर प्रणाली का पुनर्गठन किया गया था। बरीद के अतिरिक्त मुनहियान या मुन्ही नामक अनेक सूचनादाता भी नियुक्त किए गए थे। अलाउद्दीन के सैन्य सुधार। अलाउद्दीन ने सेना का केंद्रीकरण किया था तथा सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया था। घोड़े दागने की प्रथा व सैनिकों का हुलिया नोट करना शुरू किया था। अलाउद्दीन ने सबसे बड़ी स्थायी सेना हश्म ए मुर्रतब का गठन भी किया था। स्थायी सेना का निर्माण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। मुर्रतब निरीक्षण करके नियुक्त किए गए सैनिकों को मुर्रतब कहा जाता था। सेना की भर्ती आरिज ए मुमालिक करता था। एक घुड़सवार सैनिक का वेतन 234 टंका था। एक अतिरिक्त घोड़ा रखने पर 78 टंके अतिरिक्त मिलते थे। 2 घोड़े वाले सवार को दुअस्पा कहा जाता था। फरिश्ता के अनुसार केंद्रीय सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। पैदल सैनिक का वेतन 78 टंका वार्षिक था। अलाउद्दीन ने मंगोलों की भांति अपनी सेना को दशमलव प्रणाली पर संगठित करने की कोशिश की थी। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में मुख्य रूप से बाजार नियंत्रण व्यवस्था आती है। वित्तीय एवं राजस्व सुधारों में रुचि लेने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। दक्षिण विजय से प्राप्त धन के कारण मुद्रा का प्रसार बढ़ गया था और मुद्रा का मूल्य घटने से कीमतें बढ़ने लगी थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की तारीख है फिरोज शाही, अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूह, इसामी की फुतुहुस सलातीन व इब्न बतूता के रहला नामक ग्रंथों से मिलती है। बर्नी के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य कम खर्चे पर अधिक सेना रखना। इतिहासकार के.एस. लाल व इरफान हबीब भी इसी मत को मानते हैं। चिश्ती संत नासिरुद्दीन महमूद चिराग ए दहली और अमीर खुसरो के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य प्रजाहित था। के.एस. निजामी भी यही मानते हैं। फरिश्ता के अनुसार मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण सुल्तान द्वारा शासित अधिकांश प्रांतों में लागू थी। मॉरलैंड के अनुसार मूल्य नियंत्रण का प्रयास मात्र दिल्ली तक सीमित था, क्योंकि दिल्ली में ही अधिकांश सेना केंद्रित थी। वास्तव में मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु आवश्यक एक विशाल सेना के रखरखाव हेतु बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया गया था। बाजार नियंत्रण के लिए निम्न अधिकारी नियुक्त किए गए थे या कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिनमें दीवाने रियासत, शहना ए मंडी, बरीद ए मंडी मुख्य थे। नाजिर याकूब को पहला दीवाने रियासत नियुक्त किया गया था। मलिक कबूल को शहना ए मंडी नियुक्त किया। सभी व्यापारियों को शहना ए मंडी के कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाना होता था। अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था लागू की तथा कालाबाजारी पर भी नियंत्रण स्थापित किया। आपातकालीन खाद्य जरूरतों की पूर्ति हेतु अनाज के भंडार हेतु गोदाम बनाए गए थे। अलाउद्दीन ने 3 तरह के बाजार स्थापित किए थे।
पहला सराय अदल अर्थात न्याय का स्थान, निर्मित वस्तुओं के निर्यात व विदेशों से आने वाले माल हेतु बाजार था यह। इस बाजार को सरकारी सहायता भी मिलती थी। दूसरा था खाद्यान्न बाजार और तीसरा था घोड़े एवं मवेशियों एवं दासों का बाजार। अलाउद्दीन के समय कीमतों में के सस्तेपन से महत्वपूर्ण था कीमतों की स्थिरता। बर्नी ने लिखा है कि अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था। बाजार नियंत्रण संपूर्ण साम्राज्य में न होकर दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में ही लागू था। अलाउद्दीन ने बहुत से अमीरों की भूमि शासकीय कर्मचारियों, विद्वानों, धर्मशास्त्रियों को राज्य की ओर से दी गई भूमि, मिल्क या इंद्ररात अर्थात पेंशन, इनाम व वक्फ के रूप में दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। खालसा भूमि पर राज्य का लगान वसूल करता था। उसने खूतों व जमींदारों के विशेषाधिकार छीन लिए। बर्नी कहता है कि चौधरी, खूत व मुकद्दम घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे और न अच्छे वस्त्र पहन सकते थे। अलाउद्दीन ने राजस्व अधिकारियों पर भी सख्ती से नियंत्रण लागू किया था। राजस्व अधिकारियों की इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की का विवाह इनके साथ करने को तैयार नहीं था। अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों को सरकारी ऋण उपलब्ध करवाया ताकि वे व्यापारियों से कपड़े खरीद कर बाजार में निर्धारित मूल्य पर बेच सकें।